तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यू ऑफ साइंस जोन। तो हम बात कर रहे थे हमारी बीएससी फैक्ट जो क्लासेस चल रही थी मैकेनिक्स के अंदर। तो कल की क्लास के अंदर मैंने जो क्लास नंबर 6 आपको करवाई थी, क्लास 6 के अंदर मैंने क्या करवाया था, आपका जो बहुकोणीय निकाय होता है उसके जो बहुकोणीय निकाय तंत्र होता है उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने कल की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था आपको अच्छे इस प्रकार से। और आई होप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे ही क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, बीएससी फैक्ट मैकेनिक्स की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि आप और कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तब हमें पता लगेगा कि क्या कोई कमी रहेगी है, तो उसमें हम अगली बार उसमें अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। और आप ये ज़्यादा भी न पढ़ करके सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ वो पढ़ लोगे तो आपके 70% आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कंसंट्रेट होकर के वीडियो को आराम से देखना है, क्लास को आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। और पेन कॉपी साथ ले लेना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को आराम से देखना है, क्योंकि स्किप करोगे तो मैं पहले बोलता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आराम से टिके रहना है, वीडियो के साथ में अंत तक टिके रहोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीक्यू ऑफ साइंस जोन पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इसमें आपके दो चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ कवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो आपके रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन एग्जाम में आते हैं। पहला रिलेशन तो आपका ये है कि जो संरक्षित बल होता है, जो भी किसी निकाय में तंत्र में कार्यरत जो बल होता है, ठीक है, वो बल क्या होता है, उसके ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। या फिर जो कार्यरत बल होता है वो कर्ल का जो कितना होता है, शून्य होता है, यानी कि उसका संरक्षित बल क्या होता है, शून्य होता है, ये बता रखा है। उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। इसे आप इसके या तो इस चीज़ से समझ लीजिए आप इसको, या फिर इसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप में देखें तो इस प्रकार से है कि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल भी सुरक्षित होगा। ये हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि हमें ये बता रखा है कि किसी निकाय की क्या है, यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ये बताया गया है। अब उस यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित है तो ये बताओ कि उस निकाय का जो बल लग रहा है वो भी क्या होगा, सुरक्षित होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हमारा पहला टर्म है एफ इज इक्वल टू आपका माइनस ग्रेडियंट यू आपका डेल्टा यू, ठीक है, ये आपको करना है। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तो समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिखा दे रखा आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में आपने पता होगा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है उसमें जो पोटेंशियल और आपका काइनेटिक एनर्जी का ऐड होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका टोटल एनर्जी होता है। यहाँ पर जो ई होता है आपका नियतांक होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समीकरण बता दी, के प्लस यू बराबर में आपका ई हो गया है। अब जो ये इक्वेशन मैंने आपको बताई इसका क्या कर देना, आपका टी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करना है, यानी कि टी के सापेक्ष में इसका अवकलन कर देना है। जैसे इनका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगी, डी अपॉन डी टी के प्लस यू बराबर में 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। अब ये आपको देखिए डी अपॉन डी टी हो जाएगा, हाफ के जगह आ जाएगा आपका 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस में आपका यू हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर जैसे मैंने रखा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए डी वी अपॉन डी टी ले लिया, डी वी अपॉन डी टी आ जाए, यहाँ से मैंने एम वी बाहर निकाल लिया और आपका डी बाई डी टी इसका क्या कर दिया, अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एम वी डी वी अपॉन डी टी प्लस में डी यू अपॉन डी टी। देखिए इसको मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, ये एम वी बाहर निकाल लिया, एक अंदर एम वी रह गया, ठीक है। तो एम डी वी अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी टी। अब आपको पता है डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, ये है आपका वेग में परिवर्तन और ये है आपका वेग एनर्जी में परिवर्तन, ठीक है। ये क्या होगा आपका टी के सापेक्ष का अवकलन हो गया। अब वी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका वी डॉट वी, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब होता है आपका डी यू को आंशिक अवकलन के रूप में लिखने पर, अब जो डी यू है, जो यहाँ पर आपका डी यू है, इसको क्या करना है, आंशिक अवकलन के रूप में लिखना है। जैसे इसको आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो देखिए कि डी यू इज इक्वल टू आपका आता है
डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड। ये आपका हो गया आंशिक रूप में जैसे लिखेंगे तो हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है वो निकल जाती है कि डेल यू अपॉन डेल टी। अब क्या करना है, जो ये इक्वेशन है इसका क्या करना है, हमारा टी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करना है। जैसे इसका टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल यू अपॉन डेल टी डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड डेल डी जेड अपॉन डी टी। ये होगा समीकरण नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो समीकरण 2 के दाएं भाग को सदिश रूप में लिखने पर, यानी कि जो समीकरण 2 है इसका आरएचएस होता है उसको क्या करना है, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सदिश रूप में लिखना है। अब सदिश रूप में जैसे लिखेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, डी यू अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, और यही हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये हो गया आपके पास में इसका वेक्टर फॉर्म। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास में क्या प्राप्त होता है इसके अंदर देखना। आगे प्राप्त होता है हमारे पास में डेल यू हो जाएगा ये आपका, क्योंकि इसमें टी यू के यू में परिवर्तन था, ये परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष, ये हो गया डी अपॉन डी टी। अब जो मैंने जो सदिश के रूप में लिखा था उसको हम क्या लिख सकते हैं, एकांक सदिश को लिख सकते हैं हम एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ए। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको लिख दिया। ये लिखने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, आपका स्थिति सदिश क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसके बराबर में क्या हो गया आपका आर हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल टी हो गया नहीं, तो डेल वी बराबर क्या हो गया आपका, वी बराबर क्या हो गया डेल आर अपॉन डेल टी, यानी कि स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है ना, तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी डेल यू इंटू वी डेल अपॉन डेल टी। ये इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देना। समीकरण 1 आपकी कौन सी है, समीकरण 1 ये है, देखिए आप इसको, ये आपके समीकरण नंबर 1 कौन सी, डेल वी एम वी डेल वी डी टी प्लस में डी यू अपॉन डी टी। इसमें आपको रख देना है किसको, इसको समीकरण 3 को इसके अंदर रख देना है, डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू रख देनी है किसके अंदर, इसके अंदर। ये वैल्यू इसके अंदर यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगी, एम वी डी वी अपॉन डी टी प्लस का ये आ गया आपकी डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू है आपकी डेल यू इंटू वी बराबर में 0। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस का डेल ऑपरेटर यू इंटू में आपका मल्टीप्लाई में वी है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आपका वेग है, वेलोसिटी है, वो शून्य नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो वेलोसिटी आपको दिया गया है, वेग जो आपको दिया गया है वो क्या नहीं है, आपका शून्य नहीं है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा आपका एम डी वी अपॉन डी टी जो ये वाला है और एम प्लस में डेल यू बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। तो क्या हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा फोर्स, ये हो गया आपका एफ है, तो एफ डेल यू बराबर में 0। अर्थात जो नेगेटिव उसका जो बल होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है ग्रेडियंट के अंदर। तो एफ बराबर आपका माइनस का ऑपरेटर यू बराबर में ग्रेडियंट यू। ठीक है, तो सेकंड नंबर का हमारा रिलेशन है, सेकंड नंबर रिलेशन कौन सा वो देखना। सेकंड रिलेशन है हमारा एफ जो संरक्षी बल होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर वो डेल्टा क्रॉस में एफ, यानी कि इसके कर्ल के बराबर होता है। और जो जैसे हम कर्ल के बराबर सिद्ध करेंगे तो उसका मान 0 होता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। कर्ल के अंदर भी जो बल होता है वो सुरक्षित होता है, उसके बारे में अगले सिद्ध करना है। यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होता है। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो कि वो क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो उसकी नेगेटिव ढाल होती है, नेगेटिव जो प्रवणता होती है उसके तुल्य होती है। ठीक है, तो एफ बराबर मैंने आपको अभी ऊपर करवाया है कि माइनस का डेल ऑपरेटर यू ग्रेडियंट यू, ये मैंने अभी ऊपर आपको करवाया, देखिए ये रहा। ठीक है, ऑपरेटर यू ग्रेडियंट यू हो जाएगा, एफ बराबर में होगा ये आप कर्ल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल को क्या लिखेंगे हम, ऑपरेटर क्रॉस एफ, यानी कि कर्ल क्या होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है कर्ल। ठीक है, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका ऑपरेटर क्रॉस में ऑपरेटर यू डेल्टा यू। ठीक है, जैसे इसको हम करेंगे, करने के बाद में हम इसकी वैल्यू जानते हैं। डेल्टा यू क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये हो गया आपके डेल यू की वैल्यू। इसको इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में क्या प्राप्त होता है देखना, हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त होता है, वो क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था। और क्रॉस का जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक सारणी के रूप में प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर तो आई कैप जे कैप के वाले फंक्शन आ जाएंगे और ये उनके मल्टीप्लाई में जो भी था डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, नीचे आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। आखिर में जैसे इसको सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को या फिर सारणी को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जो इसका सारणी का वाला जो आपका जो रूल है वो लगा करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 4। इक्वेशन हम जैसे 4 देंगे, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो u है ये क्या है, पूर्ण अवकलज है। जो यहाँ पर जो u है ये क्या है, आपका एक पूर्ण अवकलज है। इसको पूर्ण अवकलज मान सकते हैं। मतलब ये है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, यानी कि ये 2 का मल्टीप्लाई है तो उसके विपरीत वाले 2 बच जाएंगे, वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दी। अब जो ये मान है, इनके मान हो गया आपकी ये 3 मान प्राप्त हो गया। अब इन मानों को क्या करना है, समीकरण नंबर 4 में रख देना है। तो दिए गए संबंधों को समीकरण 4 में लागू करने पर अब जो हमारे पास में ये जो रिलेशन जो प्राप्त हुए हैं, इन रिलेशन को क्या करना है, जो समीकरण नंबर 4 हमारे पास में है उनके अंदर ये लागू कर देना है। यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई जेड, इसके जगह क्या रखना आपका डेल जेड और डेल वाई। जैसे ही हम ये रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो कर्ल होता है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कर्ल आखिरकार हमारे पास में क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः जो ऑपरेटर क्रॉस एफ होता है, यानी कि जो कर्ल होता है, यानी कि किसी संरक्षित बल में जो कर्ल का मान होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी को थोड़ा समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पीछे से स्किप करके वापस जो रिवाइज करके देख सकते हो, क्योंकि आपको जैसे ये क्लास सेव हो जाएगी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, बारी बारी से आप अच्छे से समझ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।